Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's continue next topic features of Indian agriculture. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो ने हम लोगों ने गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के बारे में पढ़ा था। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने जो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए जो 5 ईयर प्लान FYP 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया, उनके कॉमन गोल्स क्या थे। ओके, मैंने आपको बताया था जो 5 ईयर प्लान होते हैं इसमें गवर्नमेंट 2 तरह के गोल्स डिसाइड करती है, एक शॉर्ट टर्म गोल एंड एक लॉन्ग टर्म्स गोल्स। शॉर्ट टर्म्स गोल्स में मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट ऐसे गोल्स डिसाइड करती है, ऐसे टारगेट डिसाइड करती है जिसे गवर्नमेंट 5 ईयर्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखती है। ओके, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स गवर्नमेंट के क्या थे? ये लॉन्ग टर्म गोल्स गवर्नमेंट ऐसे टारगेट डिसाइड करती है जिन्हें 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या मोर देन 20 ईयर्स में गवर्नमेंट कंप्लीट करने का टारगेट सेट करती है। तो मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान्स यानी FYP के ऐसे गोल्स जिनको गवर्नमेंट 5 ईयर्स यानी शॉर्ट रन में कंप्लीट करने का टारगेट करती है, उन्हें जनरल गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है। जबकि ऐसे प्लान्स, ऐसे टारगेट, ऐसे गोल्स जिनको गवर्नमेंट मोर देन 10 ईयर, मोर देन 20 ईयर्स में कंप्लीट करने का टारगेट सेट करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान यानी कॉमन गोल्स ऑफ FYP कहा जाता है। ओके, इसके बाद मैंने कुछ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान बताए, जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के रेफरेंस में, जैसे टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, या इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंसी। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिड्यूस पॉवर्टी। इसके बाद मैंने बताया था मॉडर्नाइजेशन। ये 5 कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था स्टूडेंट्स, इस एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या थे, क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी उस समय इंडियन एग्रीकल्चर में। जैसे हमने एक इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को रीड किया, डिस्कस किया, उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री को हमारे हैंडिंग टेकन में दिया, तो उस समय इंडियन इकोनॉमीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने क्या कहा था? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को हैंड ओवर किया, हमें हमारी इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में आई, उस समय
एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स थी, जो इंडियन एग्रीकल्चर की विशेषताएं थी, फीचर्स थे, वो क्या क्या थे, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। यानी उस समय, तात्कालिक समय यानी 1947 या 1915 तक इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या विशेषताएं थी, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हम लोग इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, अ बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मैं आपको बता चुका हूं, मोर देन 17% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर लाइफ सर्वाइवल। यानी इंडियन पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड, आजीविका को प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। ओके, बट एग्रीकल्चर नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज जीडीपी। आपको बताया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन था एग्रीकल्चर पर 70% डिपेंड था, लेकिन इंडिया के टोटल जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो कितना था, ओनली 50% ही था। तो वही यहाँ देखिए लिखा हुआ है, व्हाट एग्रीकल्चर नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज जीडीपी। यानी भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो कैसा था, सिग्निफिकेंट, यानी बहुत उल्लेखनीय नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। इट हैज़ टेंडेड ड्यू टू बैकवर्ड प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। और ये क्यों था, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड था। आपको मैंने बताया एग्रीकल्चर में न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, नीड थी, लेकिन नीदर जमींदार, बताया था मैंने, नीदर जमींदार नॉर फार्मर्स एफर्ट टू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारी इकोनॉमी कैसी थी स्टूडेंट्स, बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी बैकवर्ड एग्रीकल्चर हमारा था। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास इतनी सरप्लस नहीं होती थी, इतनी बचतें नहीं हो पाती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कि वो एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, और जमींदार सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे इन किसानों का, इसीलिए जमींदार भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए। रिजल्ट क्या हुआ, हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड हो गई। दीज बैकवर्ड फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर फॉलोइंग मेंशन्ड। और इस बैकवर्ड एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने की वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर में फीचर्स क्रिएट हुए वो फॉलोइंग मेंशन्ड हैं, यानी हमने नीचे मेंशन किया हुआ है। देखिए, पहला क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मींस मान लीजिए ये एक खेत है, एक फार्म है जिसमें कोई फार्मर फार्मिंग करता है, ठीक है। और ये फार्म का अगर मेज देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसका एक मेजरमेंट भी होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे कपड़े की लेंथ को नापना है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका स्केल क्या होगा, मेजरमेंट या स्केल होता है, तो उसका मेजरमेंट या स्केल क्या होगा, मीटर और सेंटीमीटर। ऐसे ही लेंथ, डिस्टेंस को मेजर करना है तो क्या होगा, मीटर और किलोमीटर। लिक्विड को मेजर करना है तो क्या होगा, लीटर। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स जब किसी खेत को मेजर किया जाता है,
किसी पार्ट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड को मेजर किया जाता है, किसी फार्म को मेजर किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इस फार्म का जो मेजरमेंट, जो स्केल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेक्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्टेयर। ठीक है, यानी जमीन की जो माप होती है, जमीन को मापा जाता है किसमें? हेक्टेयर में मापा जाता है। और टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, आउटपुट इन पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। समझ गए? एक हेक्टेयर में जितना भी, मान लीजिए ये एक पार्ट ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, और ये 1 हेक्टेयर का है। कितना है? 1 हेक्टेयर का। अब इस 1 हेक्टेयर में मान लीजिए किसी सीजन में क्रॉपिंग की जाती है, और पूरे 1 हेक्टेयर के खेत में आप मान लीजिए कि 15 क्विंटल, ठीक है, या सीधी सी बात हम केजी में बात करते हैं, हम बात करते हैं 100 केजी, 100 केजी, 100 किलोग्राम। इस 1 हेक्टेयर के खेत में एक सीजन में जो क्रॉप की गई वो कितनी थी? 100 केजी। तो हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी कितनी है? 100 केजी पर हेक्टेयर। यानी प्रोडक्टिविटी को किसमें हम मेजर करते हैं? क्वांटिटी पर हेक्टेयर में मेजर करते हैं। तो इंडिया का आपको बताया कि एग्रीकल्चर क्या था? बैकवर्ड था। जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी एग्रीकल्चर में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। इसलिए इंडिया में जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी? बहुत ही लो थी। यहाँ लिखा भी है, प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ लैंड। लैंड में पर हेक्टेयर जो आउटपुट है उसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम थी एज कंपेयर टू अदर एडवांस नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर हम एडवांस नेशंस की बात करें, हम बात ब्रिटेन की ही कर लें, तो ब्रिटेन जैसे या अदर कंट्री जो इंडिया के अच्छे कंट्रीज थे, उनके कंपैरेटिवली हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। कितनी थी देख लेते हैं। इंडिया राइस एंड व्हीट प्रोडक्टिविटी इज 3.6 टन एंड 3.1 टन रिस्पेक्टिवली, बट इन एडवांस कंट्री दिस प्रोडक्टिविटी इज मोर देन 5 टन्स पर हेक्टेयर। यानी अगर हम इंडिया में बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में पर हेक्टेयर जो राइस प्रोडक्शन था वो कितना था? 3.6 टन। और जो व्हीट का प्रोडक्शन था स्टूडेंट वो कितना था? 3.1 टन। और अगर हम इतने ही पर हेक्टेयर के ही बात करें, तो जो अदर एडवांस कंट्री थे उनमें पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 5 टन। देखिए कितना डिफरेंस है, समझ रहे हैं? एक टन में स्टूडेंट्स 10 क्विंटल होते हैं। 10 कुंतल, एक कुंतल में 100 केजी होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 × 100 यानी 1000 केजी पर हेक्टेयर का अंतर था। मोर देन 1000 पर हेक्टेयर। यहाँ कितना है? 3.6। कितना अंतर था? 1.4 टन यानी 1400 केजी पर हेक्टेयर का डिफरेंस था। तो अगर हम एडवांस कंट्रीज को देखें तो उनका पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन था, पर हेक्टेयर जो आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी था, वो एज कंपेयर टू इंडिया बहुत अधिक था। और इसका रीजन क्या था? देयर इज नो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट परफॉर्म्ड।
क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारी इंडियन एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी के साथ सफ़र कर रही थी। ये हमारा फर्स्ट फीचर था, ये इंडियन एग्रीकल्चर की विशेषता थी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन भी कहते हैं स्टूडेंट इसे हम। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी, और डिसगाइज्ड मीन्स छिपी हुई यानी हिडन, जो दिखाई, मतलब इसमें लोग बेरोजगार तो होते हैं लेकिन वो बेरोजगार हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसी को हिडन, क्योंकि हमें ऐसी बेरोजगारी एक्चुअल में दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। तो इंडियन एग्रीकल्चर में ये भी बहुत देखा जा रहा था कि हमें लोग बेरोजगार लग नहीं रहे थे लेकिन वो एक्चुअल में बेरोजगार थे। ये इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था और अभी भी है। ठीक है, समझ जाएंगे अभी आपकी कैसे है सब, अगर आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक से समझ जाएं। मान लीजिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, एग्रीकल्चर से हट के थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारा विद्यालय है, ठीक है, और हमारे विद्यालय को 35 टीचर आराम से इजीली स्मूथली रन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर मान लीजिए 45 टीचर्स को अपॉइंट कर दिया है। 35 टीचर स्मूथली स्कूल को रन कर सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने हमारे स्कूल में 45 टीचर्स को अपॉइंट कर दिया है। तो क्या ये जो 5 टीचर हैं, ये जो 5 टीचर हैं, ये आपको क्या अनएम्प्लॉयड दिखाई देंगे? अनएम्प्लॉयड दिखाई देंगे क्या? नहीं, काम में लगे दिखाई देंगे। काम तो 35 का ही है, लेकिन ये 45 भी जो 10 एडिशनल हैं, जो 10 एडिशनल टीचर आ गए, ये भी आपको काम में लेके दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में इनकी जरूरत नहीं थी। अगर इन 10 टीचर्स को यहां से निकाल दिया जाए तो एजुकेशन सर्विस के प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 के चले जाने से कितना स्टाफ बचेगा? 35, और ये स्कूल को स्मूथली रन कर सकते हैं। यानी स्कूल का जो आउटपुट होगा उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर 35 की ही नीड थी, फिर भी हमने 45 को लगा रखा था। तो इसका मतलब इसमें से जो 10 थे वो कैसे थे? अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, हमें वो काम करते दिखाई दे रहे थे। तो इसमें जो 10% एडिशनल लगाए थे हमने, ये कैसे कहलाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। एग्जाम्पल दूसरा आप लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखा होगा किसी फार्मर के पास, किसी फैमिली के पास एक खेत है, ठीक है, और ये खेत भी इतना छोटा है कि इसमें 2 पर्सन आराम से काम करते रहेंगे, ठीक है, और इस फैमिली में टोटल मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, लेकिन काम कितने कर सकते हैं इसका? पूरा 2 पर्सन। लेकिन आपने जनरली देखा होगा स्टूडेंट्स कि ये पूरी की पूरी फैमिली इसी खेत में काम करती रहती है। जरूरत 2 की थी, काम कितने कर रहे थे? 5। यानी यहां पर 3 पर्सन एडिशनल काम कर रहे थे,
लेकिन अगर इन 3 को काम से हटा दिया जाए तो इस खेत के प्रोडक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 3 एडिशनल काम कर रहे थे ये एक्चुअल में बेरोजगार थे, लेकिन हमें बेरोजगार दिखाई नहीं पड़ रहे थे क्योंकि ये खेत में काम कर रहे थे। तो आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने लोग काम करने में जुटे हुए हैं उतनों की आवश्यकता नहीं है। अगर उनमें से कुछ एग्रीकल्चर का काम छोड़कर दूसरे काम पे चले जाएं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई भी प्रभाव, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे पर्सन जो एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हैं या एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी एग्रीकल्चर आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। और इंडियन एग्रीकल्चर में ये उस समय भी देखा गया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और आज भी देखा जा रहा है। इसका मतलब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फीचर था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आज कम हुई है लेकिन अभी भी मौजूद है। वही यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बोला था ना मैंने हिडन बोलते क्योंकि एक्चुअल में होती है लेकिन दिखाई हमें नहीं देती। इट इज अकर व्हेन the number of person engaged is much higher than what is needed। जितने की हमें लोग चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा जब किसी काम में एंगेज रहते हैं तो उस सिचुएशन को, उस एक्सेस नंबर को हम क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओके, सो दे आर लुकिंग एम्प्लॉयड। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सेस हायर कर लिए जाते हैं वो हमें क्या है? लुकिंग एम्प्लॉयड दिखते हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में क्या है? वो अनएम्प्लॉयड हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द जनरल फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी ये एक बहुत सामान्य सी विशेषता थी भारतीय कृषि की कि भारतीय कृषि में, इंडियन एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त था, इंगेज था। ओके, नेक्स्ट फीचर की स्टूडेंट्स हम बात करें तो डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। बताया था ना पहले भी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतने डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम नहीं थे, यानी सिंचाई के साधन नहीं थे, फसलों में पानी देने की व्यवस्था नहीं थी, और जो थी वो बहुत ही कैसी थी? अनडेवलप्ड थी। जैसे कुओं से सिंचाई होती थी, नहरों से सिंचाई होती थी, और नहरें भी उतनी नहीं थीं। तो क्या था? जो इंडियन फार्मर्स थे वो रेनफॉल यानी किस पर? वर्षा पर आश्रित रहते थे। वर्षा हो जाती थी तो क्रॉप अच्छी हो जाती थी, और जिस बार वर्षा नहीं होती थी उस बार क्रॉप भी ठीक से नहीं होती थी। कभी कभी होता था कि ओवर रेनफॉल हो जाता था, अतिवृष्टि, अति वर्षा, बहुत अधिक वर्षा हो जाती थी तो उससे भी फसल खराब हो जाती थी। और ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो क्या था? स्टेबल नहीं था। कभी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती थी, कभी प्रोडक्शन बहुत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर, आज अगर एग्रीकल्चर देखें तो नंबर ऑफ मॉडर्न इरिगेशन रिसोर्सेज आर डेवलप्ड। आज बहुत सारे आधुनिक सिंचाई के साधन विकसित हो गए हैं, जगह जगह पर कैनाल्स मौजूद हैं, नहरें मौजूद हैं, पंप सेट अवेलेबल हैं, लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल बनवा रखे हैं। आज सिंचाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडियन एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी वर्षा पर आश्रित थी। समझ रहे हैं? वही लिखा है, अ वाइड एरिया ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल, वर्षा पर आधारित था। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी अनसर्टेन इन इंडिया, इसलिए भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ही अनिश्चित था। मैंने बताया अभी, कभी कभी बारिश नहीं हुई इसलिए उत्पादन बहुत कम हो गया, किसी किसी साल बारिश बहुत ज्यादा हो गई इसलिए उत्पादन बहुत कम हो गया, या बारिश ठीक हुई लेकिन क्या हुआ, ओले पड़ गए तो भी फसल नष्ट हो गई और प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो टोटली डिपेंड था, अनसर्टेन था, क्योंकि बारिश पर हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपेंड था। अच्छी बारिश अच्छा प्रोडक्शन, खराब बारिश खराब प्रोडक्शन। इसीलिए जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनके प्रोडक्शन बहुत ही अनसर्टेन था। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। Okay, so consequently growth of agriculture fails to be stable, इसीलिए जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो स्टेबल नहीं था, कभी बहुत अच्छा ग्रोथ हो जा रहा था तो कभी बहुत ही कोलैप्स कर जा रहा था। क्यों? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। क्लियर? नेक्स्ट फीचर, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए जो मॉडर्न इनपुट्स की नीड थी, मॉडर्न इनपुट्स की नीड थी, वो मॉडर्न इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स का प्रोडक्शन जो था वो क्या था, टोटली मशीनरी बेस्ड था। कैसा था? मशीनरी बेस्ड। और आपको बताया कि जो इंडिया में मशीनरी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने मशीनरी प्रोड्यूस करने वाले इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया था। इसी की वजह से, इसी के रीजन से हमारे पास स्टूडेंट्स जो मॉडर्न इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर थे वो अवेलेबल नहीं थे, उनकी स्कैर्सिटी थी हमारे पास, जिसकी वजह से भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर पाए। हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं थे, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स नहीं थे, हार्वेस्टर्स नहीं थे, मॉडर्न हार्वेस्टर्स, ठीक है, हाइब्रिड बीज नहीं थे। तो जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं स्टूडेंट्स, लैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ यूज ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ इनपुट्स, इंडियन एग्रीकल्चर क्या था, बहुत ही बैकवर्ड था। तो हमारे पास फोर्थ फीचरिंग इंडियन एग्रीकल्चर का क्या था स्टूडेंट, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे। कि लिखा भी है, इंडियन फार्मर नॉट यूज मॉडर्न इनपुट लाइक हार्वेस्टर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड प्रॉपरली, इसलिए हम इनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे। देयर आर टू मेन कॉज बिहाइंड इट, और इसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे। फर्स्ट, पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स, बताया था, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे वो जमींदारों की शोषण, ब्रिटेन यानी अंग्रेजों की शोषण के वजह से बहुत पुअर थे, उनके पास ज़्यादा सरप्लस नहीं बच पाता था, क्योंकि उनकी उपज का, उनके प्रोडक्शन का एक बड़ा पार्ट कौन खा जाता था, जमींदार खा जाता था, और जो उनके पास थोड़ा बहुत बच जाता था वो उन्हें सेल्फ कंजम्पशन में, अपने उपभोग में समाप्त कर ले रहे थे। इसलिए इंडिया का जो फार्मर था टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट बहुत पुअर था। तो हमारे पास लैक ऑफ इनपुट्स का पहला रीजन क्या था कि इंडियन फार्मर्स बहुत पुअर थे। दूसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इनपुट्स,
यानी और दूसरी चीज़ ये थी कि इंडिया में मॉडर्न इनपुट्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे थे, इसलिए हमारे पास इंडियन फार्मर्स के बाद पास मॉडर्न इनपुट्स अवेलेबल नहीं थे। सो इट लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्ड, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू कम हो रही थी और हमारी एग्रीकल्चर जो था वो और भी पिछड़ता चला जा रहा था। ओके, नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट फीचर क्या है? स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड। स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड समझते हैं स्टूडेंट्स? जो मान लीजिए एक फार्मर है, कोई एक फार्मर है और इस ए फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड है। तो ये 1 हेक्टेयर लैंड जो हो सकता है एक ही पीस में हो सकता है, दूसरा एक ही हेक्टेयर लैंड के कई छोटे छोटे टुकड़े दूर दूर उसके पास हो रहे हैं। अगर इस 1 हेक्टेयर का लैंड का टुकड़ा इस फार्मर के पास, जो ये फार्मर हमने एग्जाम्पल में ए लिया, इसके पास केवल 1 हेक्टेयर का एक ही टुकड़ा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? लार्ज हैंडलिंग ऑफ लैंड। यानी किसान के पास जो भूमि के टुकड़े हैं वो कैसे हैं? बड़े हैं। और अगर इसकी 1 हेक्टेयर की जमीन नंबर ऑफ पीसेस में टूटी है और ये आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। जमीन जितनी ये है उतनी ही ये है, लेकिन ये एक ही जगह पर है, जबकि ये डिफरेंट वेरियस प्लेसेस पे, वेरियस लोकेशंस पे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, और इस फार्मर के पास एक ही खेत है 1 हेक्टेयर का, तो ये क्या करेगा? एक ट्यूबवेल बनवा देगा, ठीक है, एक ही जगह काम करने जाएगा, प्लेस टू प्लेस इसे वॉक नहीं करना है, यानी बहुत कम इनपुट से ही इस फार्मर के अच्छा काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसी फार्मर के पास छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हैं, तो क्या हर टुकड़े पर वो एक ट्यूबवेल बनवाए? कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक प्लेस से जाने पर दूसरे प्लेस तक जाने में उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, केयर टेकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब किसी फार्मर के पास बहुत छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इस फार्मर्स होते हैं उनकी डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? बढ़ जाता है। कैसे? अभी बताया कि एक ही फार्म है, एक ही बड़ा सा टुकड़ा है, तो उसे एक ही जगह ट्यूबवेल बनवाना पड़ेगा और उससे वो अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव कर लेगा। लेकिन इस सिचुएशन में जब उसके पास 6 टुकड़े हैं और अगर अपना वो प्रोडक्शन इंप्रूव करना चाहता है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसे 6 ट्यूबवेल बनवाने पड़ेंगे और ऐसे में क्या होगा? उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पर मूव करेगा तो केयर टेकिंग भी अच्छी नहीं होगी और उसे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंसी के समय जो फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग्स थी वो इसी तरह से बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी और उन्हें नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ वही लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए, स्मॉल लैंड होल्डिंग ऑफ लैंड इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर।
यानी जो इंडियन एग्रीकल्चर था उस समय का, वहाँ क्या फीचर था कि किसानों के पास लैंड के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे। इंडियन फार्मर हैव होल्ड नंबर ऑफ लैंड पार्ट इन स्मॉल साइज, यानी इंडियन फार्मर्स के पास खेत के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हुआ करते थे। सो द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड वेरी कॉस्टली, जिसकी वजह से जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से जो फार्मिंग का मैकेनिज्म था वो बहुत डिफिकल्ट था और बहुत ही कॉस्टली था। ये भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की एक फीचर थी, एक विशेषता थी। क्या? स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट मीन्स क्या होता है? उधार लेना, उधार लेना या ऋण लेना। तो इंडिया में स्टूडेंट्स टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के सोर्स थे, जो कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं थीं, वो भी कैसी थी? बहुत ही बैकवर्ड थी। जैसे आज आप देखते हैं नंबर ऑफ बैंक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर लोन, फॉर पर्सनल लोन, फॉर कार लोन, फॉर होम लोन। नंबर ऑफ एजेंसीज आपको दिख जाएंगी मार्केट में। लेकिन टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इस तरह से ऐसे संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर को इजीली क्रेडिट अवेलेबल कराएं, इजीली लोन उपलब्ध कराएं, ऐसी संस्थाएं बहुत ही कम थीं। और जो थीं वो कैसी थी? बैकवर्ड थीं, पिछड़ी हुई थीं। तो किसानों को क्या करना होता था स्टूडेंट्स? किसानों को जरूरत पड़ने पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स जब भी लोन की जरूरत होती थी तो वो या तो मनी लेंडर्स के पास जाते थे। मनी लेंडर्स मीन्स साहूकार। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ ज्वेलरी जो शॉपकीपर होते हैं, ज्वेलरी ऑनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे गोल्ड के या अदर जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको अपने पास जमानत में रख लेते हैं और हमें एक हाई इंटरेस्ट रेट पर कुछ लोन दे देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मनी लेंडर्स कहा जाता है, साहूकार कहा जाता है। या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स फार्मर्स को अपने रिलेटिव्स पर डिपेंड होना पड़ता था। और ऐसे दोनों सिचुएशन में अगर फार्मर मनी लेंडर से लोन लेता था तो लोन की कॉस्ट बहुत हो जाती थी और रिलेटिव्स पर डिपेंड रहता था, तो टाइमली क्रेडिट ना मिल पाने की वजह से उसकी फसल जो होती थी खराब हो जाती थी, क्रॉपिंग सिस्टम बिगड़ जाता था। तो उस समय यानी टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी के समय स्टूडेंट्स जो इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कराने वाले जो इंस्टीट्यूशन थे वो भी क्या थे? बहुत ही बैकवर्ड थे या अवेलेबल ही नहीं थे। ये भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के एक फीचर था, एक विशेषता थी। वही लिखा है, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन साहूकार्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। जो अनऑर्गेनाइज्ड थे, संगठित नहीं थे, जिनकी कोई गारंटी नहीं थी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर इंडियन फार्मर्स को डिपेंड रहना पड़ता था फॉर दियर एग्रीकल्चर फंडिंग। अपनी एग्रीकल्चर फंडिंग लेने के लिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा की आवश्यकता थी उसके लिए किस पर डिपेंड थे? या तो साहूकार पर डिपेंड थे या फिर अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड थे। सो दे कैन नॉट अरेंज्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स ऑन टाइम, जिसकी वजह से क्या होता था? जब उन्हें ये क्रेडिट रिक्वायर्ड मनी टाइम से नहीं मिलता था स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था स्टूडेंट्स? उनको टाइम से एग्रीकल्चर इनपुट अवेलेबल नहीं हो पाते थे।
और हो भी जाते थे तो ये प्रॉपर मैनर में नहीं होते थे, एज पर नीड, जिस तरह से उनको नीड होती थी उस समय पर नहीं अवेलेबल हो। एज रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एडवर्सली इफेक्टेड, इसीलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो क्या था, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो ये कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि की कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने बताया, जो कब थी, इंडिपेंडेंसी के समय पर थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी था वो बहुत कम था। इंडियन एग्रीकल्चर में स्टूडेंट डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट व्याप्त था। तीसरा मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी वर्षा पर आधारित था, वर्षा पर आश्रित था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की क्या थी, जो हमारे फार्मर्स थे उनकी लैंड, उनकी ज़मीन, उनकी भूमि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बटी होती थी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी। एंड लास्ट मैंने आपको बताया इंडिया में जो एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड फंडिंग थी, जो लोन था, वो बैकवर्ड था, वो इंस्टीट्यूशन अवेलेबल, उतने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, जिसके वजह से फार्मर्स को टाइमली फंडिंग नहीं हो पाती थी, इसलिए वो टाइमली इनपुट्स नहीं खरीद पाते थे, और क्या होता था, धीरे इंडियन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो एडवर्सली इफेक्ट होता था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। आप इन सभी विशेषताओं को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, थैंक यू।